आपने कहा कि भाई इसके फैक्टर्स जो हैं हम डिफाइन इन्हें बाद में करेंगे, पहले हम इन्हें कैटेगराइज करेंगे फैक्टर्स। वो फैक्टर जो सभी कंटिनेंट पे लागू होते हैं और फिर कंटिनेंट स्पेसिफिक फैक्टर बनाएंगे। अब ये आंसर की क्वालिटी यही शुरू होगी ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए। जीएस तक तो इतना बहुत है। अब ये जो आपकी नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज यहां तक तो काम कर जाएगी। ज्योग्राफी के जिनका ऑप्शनल है उन्हें ये ध्यान रखना है कि अब उन्हें नॉर्थ अमेरिका के फैक्टर्स अलग देने हैं, साउथ अमेरिका के अलग देने हैं, अफ्रीका के अलग देने, एशिया के अलग देने और ऑस्ट्रेलिया के अलग, और एंटार्क्टिका की भी बारिश के पैटर्न अलग। जैसे ही ये पैटर्न तीसरे पोर्शन में ये आंसर में आ जाएगा कि साहब नॉर्थ अमेरिका में नंबर 1 प्रभावित करने वाला वहां की रॉकीज पर्वतमाला। नंबर 2, जब हम नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं हमें वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा ग्रेट माउंटेन्स, उसके बाद क्या मिलेगा ग्रेट प्लेटो, उसके बाद क्या मिलेगा हमें ग्रेट प्लेन्स। अमेरिका में रॉकीज उनकी पश्चिमी लाइन पे है, उसके बाद प्लेटो वाला रीजन है, उसके बाद प्लेन्स वाला रीजन है, या कॉटन बेल्ट है और वहां मेज बेल्ट है और गेहूं की बेल्ट है। और फिर मिलेगा कई जगह हमें, अभी किसी ने हमें बताया था कि सारे डेजर्ट हमें कौन सी साइड पे मिलते हैं, वेस्टर्न पे। ये भी हमें लिखना है इसमें। यूएस में वो डेजर्ट किधर है, यूएस सॉरी नॉर्थ अमेरिका। सर नॉर्थ अमेरिका में नहीं, मेनली सर जो वो साउदर्न पार्ट में दिखते हैं हमें, क्योंकि सर एक फैक्टर उसको ओशियन करंट का होता है ना, तो कोल्ड ओशियन करंट आपको साउथ वाले रीजन में ज्यादा दिखता है। सर ये ईस्टर्न वाला जो मेटल है पूरे पे नहीं है सर, ये कुछ उसी में जैसे स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट पे लगता है। अब हम आ जाते हैं, इसी को तुलना करते हैं अफ्रीका से। अफ्रीका में हम देखते हैं कि हमें बीच में ग्रेट रिफ्ट वैली मिलती है, टोपोग्राफी डिफरेंस है। तो अफ्रीका में जो बारिश के पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारण है वो हमें लिखने होंगे। साउथ अमेरिका में जब हम जाएंगे तो हमें एंडीज का जिक्र करना पड़ेगा, प्लस हमें जो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अमेरिका में चल रही है उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। यूराशिवो, ओयाशिवो, जितनी धाराएं जिस कंटिनेंट पे उनका जिक्र करना पड़ेगा, उस कंटिनेंट का जब हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये आंसर मुझे तो नहीं लगता कि ज्योग्राफी की किसी किताब में सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा। इन्होंने ये क्लाइमेटोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी को मैच करते हुए बनाया है आंसर। तो कुछ हिस्सा मिलेगा क्लाइमेटोलॉजी वाली किताब में, कुछ मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब। लेकिन सवाल एक है, अलग अलग खंड भी नहीं है वो, तो एक ही सवाल में सब उन्होंने मेल कर दिया उसमें। अब आपसे अगर आपने एक तरफ अफ्रीका का याद किया है, एक तरफ अमेरिका का, तो ये आपको दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया पकवान बना करके उन्हें पेश करना है। भाई आलू की सब्जी होती है अलग जमीन के नीचे, है ना, और गोभी होती है जमीन के ऊपर, लेकिन दोनों मिलाकर के आलू गोभी की सब्जी बनती है कि नहीं बनती? तो दोनों के फल पेड़ भी अलग जैसे होते, पत्ते भी अलग जैसे होते, लेकिन आप एक जगह उसे सिंथेसिस करके डालते हैं। ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को मेल करके आपको एक जगह लिखना है। और अब आंसर का लास्ट पोर्शन, चौथा, लेटेस्ट इसमें पिछले 1-1.5-2 साल में कोई न्यूज आई है कि किसी कंटिनेंट का बढ़ रहा है या घट रहा है, या डेजर्ट बढ़ गया, वहां ऐसा सूखा पड़ गया। यूरोप में देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, यूरोप में बारिश बहुत कम हो गई है। मैं अभी पढ़ रहा था इंडिया टुडे में, कहीं पढ़ रहा था कि यूरोप में बारिश बहुत कम हो गई है। ये आपको इंडिया टुडे यहाँ चौथे पोर्शन में जब आप अप्लाई करेंगे तब आपके काम आएगा। मात्र ये जो 3 है ना, इनमें से आप सबने जो उत्तर दिया है, ये पहला नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, 3 का ए पोर्शन दिया है बस, 3 का बी भी नहीं दिया बहुत सारा। अब 4 आंसर है वो, नंबर 4 पे क्या आएगा? लेटेस्ट डेवलपमेंट। कोई बताएगा आप में से? इंटरनेट पे देख के बता दो।
पैटर्न ऑफ मॉनसून में सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है वो तो सर एक ला नीनो और एल नीनो का इफेक्ट चल रहा है। पहले ऐसा होता था कि ला नीनो और एल नीनो का टाइम फिक्स था कि 4 साल बाद ला नीनो आएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो है ला नीनो आएगा। लेकिन सर अब इन दोनों का जो पैटर्न है ना वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया और इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो इंडियन ओशन में दिखता है। दूसरा सर अटलांटिक ओशन वाली साइड में जाएंगे तो जो हीट वेव्स है ना उससे प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो उस रीजन में सर ना सिर्फ यूरोप पे इफेक्ट है, साथ ही साथ जो अमेरिका का पोर्शन है उस पर भी इफेक्ट है। तो बस ऐसे कंटिनेंट वाइज लिख दीजिए। जी सर। और लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट हुआ वो कंटिनेंट वाइज लिख दीजिए। बारिश पिछले 5-7 साल में, अरे यूएस में तो इतनी रिसर्च होती रहती है, आपको पता है वहां लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं इस रिसर्च पे। आप समझ में आ गया कैसे लिखना है? जी सर। अगला सवाल आप लोगों के मतलब का है, जो मैं इसमें देख रहा हूं यूपीएससी के पेपर में, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, कार्बन तटस्थता। इसके इसमें कार्बन पॉजिटिव नेशन कौन से, कार्बन नेगेटिव नेशंस कौन से, कार्बन न्यूट्रल कौन से, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव। आप मुझे ये बताएं कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है। सिर्फ कार्बन न्यूट्रलिटी तो इतना है कि जितना आप कार्बन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने कार्बन को आप जो है न्यूट्रलाइज कर दीजिए, मतलब जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको उतने से न्यूट्रलाइज कर दीजिए, दोनों को इक्विवेलेंट कर दीजिए। नेगेटिव कैसे कैसे? सर उसके तो एक तो पहला फैक्टर ये हो सकता है कि आप जो है पहले तो कार्बन का प्रोडक्शन कम करिए अपना। दूसरा ये है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाइए या फिर जो ऐसे पॉल्यूटेंट हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं उनको घटाइए। सबसे अच्छा रीजन है सर कि ऑक्सीजन का लेवल जो उसको बढ़ाइए, तो उसके लिए आप एफोरेस्टेशन करिए। या और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी को दी जाती है कि वो अपना कार्बन लेवल जो है उसको घटाए, न्यूट्रल करे। तो सर कंपनी भी एक नेशन का ही पार्ट होती है कहीं ना कहीं, तो सर वन ऑफ पॉइंट ये हो सकता है। कार्बन ट्रेडिंग का भी हो सकता है सर। बताओ बताओ और बताओ। सर जो विकसित देश वगैरह है इनसे सर टेक्निक्स हम खरीद सकते हैं, क्योंकि ये काफी आगे हैं टेक्निक्स में, और तो इनकी टेक्निक्स वगैरह लेके हम इसको कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। उसके बाद सर हम वनों का वनीकरण करके ज्यादा से ज्यादा या उनको कम काट के इसको कार्बन तटस्थता की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। और सर जैसे हाइड्रोजन, जैसे अभी कम बात की जा रही है कि सर हाइड्रोजन के कार वगैरह लेके आएंगे और इस क्षेत्रों में काम करना शुरू करेंगे, तो सर उससे भी कार्बन तटस्थता को प्राप्त किया जा सकता है। और सर जैसे कंपनी वगैरह प्रतीक्षा ने बताया सर, उनसे मैं सहमत हूँ, 3-4 पॉइंट इसमें हो सकते हैं शामिल। और भी सर एक और टर्म कार्बन सीक्वेस्ट्रिंग बहुत प्रचलन में, कार्बन सीक्वेस्ट्रिंग करके कि कार्बन को आप जो है कहीं ना कहीं मतलब अंडर द अर्थ या किसी भी लेयर के नीचे उसको दबा दीजिए, सीक्वेस्ट्रिंग कर दीजिए उसकी। सर ये एक प्रोसेस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हरिओम आप बताओ, आपने पढ़ा है कभी? सर इसमें सर हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि अभी सर गवर्नमेंट की सर पॉलिसी आई है नेट जीरो कार्बन से, सर हम उसे एग्जांपल कोट कर सकते हैं उसका। सर जैसे टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो हमें कार्बन का जो सर है बहुत कम करना है, मतलब उसे कम एक लेवल पे लेके आना है। तो सर यहाँ पे ये भी कोट कर सकते हैं सर इसे। और बताओ, शाबाश बताओ, आप लोग बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रहे हो, इसी तरह का डिस्कशन कर लो 1 आध साल तो आप लोग सब करेक्ट हो जाओगे। सर पेरिस समझौता को सर लागू करके भी सर नेट न्यूट्रलिटी को सर कंट्रोल कर सकते हैं। बताओ बताओ शाबाश, इसके बारे में क्या मानते हो?
जी सर, 2050 तक सर, ये सर जो 2070 और 2050 का जो टारगेट चल रहा है सर, उसको फुलफिल करने के लिए हमें ये पेरिस समझौता है वो हर हाल में लागू करना पड़ेगा सभी देशों के लिए। क्या लागू करना पड़ेगा उसमें? जी सर, उसमें सर ये जो है कार्बन का सर उत्सर्जन कर रहे हैं उनके लिए जो मानक जो इसमें जो एग्रीमेंट में बनाए गए हैं उनको सर फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो हम ये कार्बन को नेट न्यूट्रलिटी का लक्ष्य जो प्राप्त कर सकते हैं। चीन ने तो मना कर दिया। और कोई बच्चा बताए? इसको अचीव करने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे, वरना इसको अचीव करना इस जो 2050 दिए गए उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर हर कोई इस पे काम करे तो ठीक रहेगा। अगर हम लोग सोलर पैनल बड़ी बड़ी कंपनीज में या ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर जो भी कॉर्पोरेट चीजें उसमें सब में अगर सोलर पैनल का यूज किया जाए और इंडिविजुअली सबके घरों में भी अगर ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि सोलर का ज्यादा इस्तेमाल हो तो हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। बात तो सही है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ, अब सवाल ये है कि कार्बन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता कहां से है? सर ये कोयला है, पेट्रोल है, कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन। अलका त्रिपाठी और बताओ। सर बेसिकली जो हम लोग की लाइफस्टाइल है, डेली लाइफस्टाइल, और जो हम लोग कैजुअलिटी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत छोटी लगती है, बट वो बहुत मतलब अगर छोटी छोटी चीजें मिल करके बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आवर लाइफस्टाइल एंड जो गवर्नमेंट व्हीकल है उस पर हम लोग मतलब ज्यादा डिपेंडेंट करें। और अभी एक एग्जांपल हम बता सकते हैं, पुणे में भी एक हाइड्रोजन बस लॉन्च हुई है अभी आज या कल वाले डेट में, जो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। ये हमारे नूतन सिंह राणा कैसा कम कर सकते हैं कार्बन उत्सर्जन अपने गांव में? जी सर, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सर हम व्यक्तिगत रूप से तो ये है सर कि जो हमारे खेतों में जो उर्वरक लगाए जा रहे हैं उस प्लांट में भी हम जैविक खाद का प्रयोग करें, वो भी एक कार्बन उत्सर्जन के लिए सर बढ़ाने का काम भी करते हैं, वो भी एक नियम है सर। और दूसरी चीज, अगर हम पेड़ों का दोहन जितना कर रहे हैं तो उससे अधिक कहीं ना कहीं पेड़ लगाए भी जाए। और सर जितनी भी हमारे जीवाश्म ईंधन से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनकी उपयोगिता को ऑड इवन वाला जैसा नंबर हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भी लागू किया जाए और कम से कम सर दोहन किया जाए और सोलर पैनल का उनमें प्रयोग किया जाए। सवाल यह है कि गांव के प्रधानी के चुनाव में क्या कार्बन उत्सर्जन चुनावी मुद्दा बना सकते हैं आप? सर प्रधानियों को नहीं पता उसके बारे में। सर गांव में तो सर ये नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा अगर मैं किसी से ये कहूंगा सर कि गांव में कि आप चूल्हा जला रहे हैं और वो कार्बन जो है फैलाता है, तो वो तो सर जो है मेरे लिए तो नेगेटिव बन जाएगा सर वो तो। क्या इन्हीं देशों में ये चुनावी मुद्दा भी है? विकसित देशों ने सर भारत पर आरोप भी लगाया था कि भारत के ज्यादा उत्सर्जन कार्बन का जो करते हैं ना उसमें घरों में जो चूल्हे जलते हैं आज भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और जो इंडस्ट्रियल कार्बन जो होता है जो इंडस्ट्री से फैलता है, क्या वो विदेशों में ज्यादा नहीं फैल रहा? लेकिन विकसित देश भारत पे ऐसी चीज का आरोप ठोकते हैं, भारत में जो घरों में चूल्हे जलते हैं उनसे कार्बन बहुत ज्यादा उत्सर्जित होता है। नहीं तो एक बात बताओ, भारत की आबादी 150 करोड़ है और मैं अगर उसमें मान लूं तो 30 से 40 करोड़ परिवार हैं, 30 से 40 करोड़ चूल्हे होंगे, उनमें से अगर 50% चूल्हे भी गांव के मान लिए जाएं लकड़ी वाले, तो क्या 15-20 करोड़ चूल्हे नहीं होंगे? और वो 2 टाइम अगर जलेंगे तो 20 के 40 करोड़ पर डे नहीं हो जाएंगे?
बिल्कुल सर। सर इसमें एक चीज कही जाती है कि डेवलप्ड नेशन जो है उन्होंने कार्बन का प्रोडक्शन जितना करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको घटाए, लेकिन वो डेवलपिंग नेशन पे ना इल्जाम डाल देते हैं कि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें सर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया हो गया या चाइना हो गया, तो सर इनमें जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है ना कार्बन का वो बहुत कम है डेवलप्ड नेशन से देखा जाएगा तो सर ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है। आप चाहते हैं, डेवलप्ड नेशन चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशन जो है उसका प्रोडक्शन कम करे, तो उनकी हेल्प जो है वो सर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी दें या मनी दें उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो यही बहुत बड़ा इशू है अभी के लिए कि ना तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग देते हैं प्रॉपर, और फिर इल्जाम भी देते हैं कि आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जितना करना था प्रोडक्शन आप उससे ज्यादा का कर चुके हैं। मोर देन 50% का जो है वो प्रोडक्शन डेवलप नेशन पहले ही कर चुके हैं। बिल्कुल। इससे भारत के जो लोग हैं उनकी तकनीकी पे और अन्य चीजों पे डिपेंडेंसी उन्हीं देशों पे बनी रहेगी, विकसित हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें जो करना था वो अपनी स्थिति में बना चुके हैं अच्छे तरीके से। आंसर में हम नहीं कोट कर सकते हैं ना कि मतलब कोई और कर लिया और हम नहीं कर रहे हैं या हमें फंड नहीं मिल रहा है, ये आंसर में कोट करना मतलब नेगेटिव अप्रोच है बस, और कुछ नहीं। और सर अपनी तरफ से तो डेवलपिंग नेशन में सर हर कोई ट्राई कर रहा है, कोई जैसे चाइना जैसा नेशन नहीं कर रहा बट इंडिया कर रहा है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने COP26 की मीटिंग में सर पंचामृत का पूरा कंसेप्ट दिया है, वो नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए ही दिया है उन्होंने कि 2070 तक आपको कार्बन एमिशन नेट जीरो करना है। तो उन्होंने पांच सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल दिए पंचामृत करके कि ये करेंगे हम तो इससे 70 तक तो लगभग नेट जीरो हो जाना चाहिए। तो वो वाली बात है ना कि अपनी तरफ से कोशिश तो डेवलपिंग नेशन कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा जैसे कि वो जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो पूरा जो वो है वो बोल देते हैं कि पराली जलाने से, स्टबल बर्निंग से, या फिर जो दिवाली के पटाखे उनसे पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन पोल्यूशन सर हो कारण वो नहीं है, वो पोल्यूशन दिख रहा है, उस दिखने का कारण वो हो सकता है क्योंकि वो उस लेवल पे पोल्यूशन पहले से है कि सैचुरेशन लेवल पे है कि उतना आपने और प्रोड्यूस कर दिया तो दिखने लग जाएगा, लेकिन पूरा पोल्यूशन थोड़े उसने क्रिएट किया है, तो डेवलपिंग नेशन ने थोड़े किया है। सिर्फ पटाखे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो हरियाणा या वेस्ट यूपी बोल लें या पंजाब बोल लें, वहां पे जो फार्मिंग होती है और फार्मिंग होने के बाद जो जला दी जाते हैं, जो डंठल बचते हैं वो जलाने के बाद जो चीजें मतलब जो एशेस होते हैं, उससे ये भी एक कारण है जिसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, एक कारण है लेकिन पूरा कारण नहीं है। अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ चला जाए और जो पेपर है वो ई पेपर पे आ जाए सब लोग, जैसे कि हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो ई पेपर है, या फिर जो हम लोग कॉपी किताब यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी चीजों को ना ले, जिससे पेड़ ना कटे और पेड़ लगाया जाए। लेकिन चाइना का तो ये मानना है कि जितना हम पेड़ काट लेते हैं उतना ही हम ज्यादा लगा लेते हैं, इसलिए तो वो नहीं मान रहा इस चीज को। बिल्कुल ब्लाइंडली एक सोर्स पे तो नहीं जा सकते हम वैसे है ना, पेड़ छोटा होता है। भाई ये बताओ सर क्या यूक्रेन और रसिया के युद्ध में जो बम्बार्डमेंट हुआ है, जो आपस में इधर उधर डैमेज हुआ है, क्या उन सब से कार्बन नहीं फैल रहा है? बताओ अलका त्रिपाठी, तुम बताओ। कह रहे हैं कि कार्बन तो उससे भी फैल रहा है जो बम फूट रहे हैं। दिवाली के एक दिन सर दिवाली को देखिए सर, मेरे हिसाब से मेरा बहुत न्यू हैबिटिंग है, हम इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं जितने बाकी लोग हैं, बट इतना बोल सकते हैं कि दिवाली को के लिए टारगेट करना इज नॉट अ गुड थिंग। हम लोग न्यू ईयर को टारगेट क्यों नहीं करते हैं, क्रिसमस को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? पटाखे तो उस दिन पूरे मतलब वर्ल्ड में फोड़े जाते हैं, तो उसको भी टारगेट करिए। ये मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि एक रिलीजन बेस्ड चीजों पे टारगेट किया जाए। आप कंक्लूसिव पूरा सब कुछ बताइए कि ये भी है, ये भी फैक्टर है, तब जाके एक आंसर मतलब सही बन सकता है। बाकी आई एम जस्ट न्यू एंड आई कांट से एनी एक्स्ट्रा थिंग अबाउट इट। सर सिर्फ दिवाली को टारगेट करना, बाकी जो क्रिसमस वगैरह है वो काफी देशों में मनाई जाती है। दिवाली को सिर्फ टारगेट करेंगे तो नेगेटिव नहीं की बात होती है। बाकी ज्यादा हो जाता है।
वो भी तो, उससे भी तो सर पॉल्यूशन होता है, जितने दिल्ली में व्हीकल निकलते आते जाते रहते हैं सर। सवाल ये है कि ये कार्बन का जो न्यूट्रल की बात आई है, इसका मतलब कार्बन पॉजिटिव नुकसानदायक है और कार्बन नेगेटिव भी क्या नुकसानदायक है? कार्बन सर पॉजिटिव होना कि आप जो है कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको खत्म करने की तुलना में, जैसे भूटान है वो जो है कार्बन प्रोड्यूस कम करता है। पॉइंट पॉजिटिव फैक्टर में कि अवेयरनेस नहीं है, लोग लिटरेट नहीं है। एजुकेशन तो छोड़ दिया, एजुकेटेड इज डिफरेंट थिंग, बट पीपल आर नॉट लिटरेट आल्सो। तो फिर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, अनजाने में उनसे गलतियां हो रही है। जैसे कि अगर हम लोग ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों को ना देख करके गांव में भी ये चीज देखी जाए, हम लोग के घर पे अगर हम लोग खुद देखें तो दादी या नानी या फिर मतलब इस लेवल पे लोग नहीं इतना अवेयर है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ शहरों की बात देखी जाए। बहुत नीचे जाके अगर देखी जाएगी चीजों को तभी सुधारी जा सकती है, और ये सबको करना पड़ेगा। कोई एक आदमी पीएम अकेले आवाज लगाए तो चीज नहीं हो सकती, या फिर एक एसडीएम डीएम बोल दे तो भी नहीं हो सकती, अगर सब कोई कलेक्टिव काम ना करे तो। तो सर घरों में जितने चूल्हे जलते हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद तो भारत में जो वाहन चलते हैं उनकी है, वो जो प्रदूषण फैलाते हैं उनके जो मानक है। पहली बात तो अब गवर्नमेंट उसमें पहल भी कर रही है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। दूसरा, उनकी जो लाइफ है उसके लिए भी कानून बना रही है कि इनके जो लाइफ है वाहन है इनकी 15 साल लाइफ है, 10 साल लाइफ है, उसके बाद इन्हें बिल्कुल हटा दिया जाए मार्केट से। विकसित देश इसके बारे में काम कर रहे हैं अभी, भारत खासतौर पर और अन्य देश भी। सर जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण हो सकता है। सवाल ये है कि कार्बन नेगेटिव होने से क्या लाभ है? अगर सारे देश कार्बन नेगेटिव धरती पर हो जाए तो उससे अल्टीमेट क्या अचीव होगा? हम इतनी बहस कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे, तो मैं जानना चाह रहा हूँ नेगेटिव का मिलेगा क्या? सर अल्टीमेट एम लॉन्गर लाइफ ऑफ द अर्थ एंड इट्स पीपल। रिपीट करना जरा। सर अल्टीमेट एम तो यही होगा कि लॉन्गर लाइफ और हेल्दी लाइफ जो पूरी अर्थ की है या उस पर रहने वाले लोगों की है, वो अल्टीमेट एम तो सर यही होगा। भाई सवाल ये है कि क्या अर्थ की लाइफ के बेस में अगर हम इसे एजोइक से लेकर के आज सीनोजोइक तक जोड़े, पिछले हमारे 4.4 बिलियन ईयर के सफर में क्या अर्थ हमेशा से कार्बन नेगेटिव रही है? और या अर्थ पर ये पिछले बिलियन ईयर छोड़ो, हम 1 बिलियन ईयर ही जोड़ दें। सर कार्बन उत्सर्जन की जो हम जो खत्म करने की बात कर रहे हैं वो कभी नहीं खत्म हो सकती सर, उसको हम पूर्ण रूप से कभी खत्म नहीं कर सकते सर। जिस समय से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर अब तक सर कार्बन के कहीं ना कहीं परसेंटेज बनी हुई है सर, तो वो पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं एक सीमित जो है हम कर सकते हैं, बस इतना हो सकता है सर। खत्म तो करना ही नहीं है सर, खत्म करना ही नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल करना है। खत्म हो जाएगा तो फिर पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। करने से एक चीज हो जाएगी ना, जितने भी उससे जीने वाले या उस पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे, तो उससे हमारा जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो काम गड़बड़ है। कहने का ये है कि जितना हम कार्बन दे रहे हैं तो इतने ही हमें पौधे भी लगाने चाहिए, जिससे कि हमें बराबर बैलेंसिंग बनी रहे। एनीथिंग मोर? किसी और को कुछ ऐड करना हो फिर मैं बताऊं। देखिए ऐसा, सबसे पहले आप इस आंसर को इस तरह से समझें कि बेसिकली कार्बन बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, कार्बन नेगेटिव होना क्यों अच्छा है, कार्बन पॉजिटिव होना क्यों खराब है। तो मोटा मोटा ये समझिए कि अर्थ में पिछले 4.4 बिलियन या 5 बिलियन रफली जो एस्टिमेट है, 1 बिलियन कितना हो गया? 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़? बताओ भाई मैथ के स्टूडेंट्स। 100 करोड़ होता है सर मेरे हिसाब से। मतलब मैथ के हिसाब से अलग होता है, तुम्हारे हिसाब से अलग होता है। मैथ के हिसाब से मुझे पता है 100 करोड़ ही होता है। 100 करोड़ ही होता है सर। 4.4 बिलियन ईयर से पहले देखिए अब तक के जो सफर है
400-500 करोड़ सालों का। इनमें क्या लाइफ जब से प्रोपेगेट हुई है, अगर हम इसे पिछले 100 करोड़ साल का ही जोड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जोड़ने की, तो क्या उसमें ऐसा फेज आया है कभी कि कार्बन बहुत एक्सट्रीम हो गया हो और फिर नॉर्मलाइज हो गया हो और बहुत नेगेटिव हो गया हो, फिर पॉजिटिव हो गया हो, विदाउट। देखिए, अब यहाँ आपको इस आंसर में कैटेगराइज करने से पहले एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। भारत गौतम अपना वीडियो ऑन कर लो, अलका त्रिपाठी अपना वीडियो ऑन कर लो, कृष्ण कुमार आपका सबका वीडियो ऑन है। तो आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा वीडियो ऑन करने। आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कार्बन पॉजिटिविटी और कार्बन नेगेटिविटी अर्थ में पिछले 100 करोड़ सालों में बहुत बार हुई और बहुत बार खत्म हुई। ये कोई एक ऐसा फिनोमिना नहीं है जो बहुत ही बस इसके आते ही प्रलय आ जाएगी, इसके आते ही जो है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अर्थ समाप्त। नो नो नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, जितने अभी तक समूल जातियों का नाश हुआ है अर्थ में, मैं इस आंसर को नहीं बता रहा हूं, मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। उनमें जो सबसे अब तक का सबसे डेडेड एक्सटिंक्शन हुआ है उसे पर्मियन एक्सटिंक्शन कहा जाता है। आप में से किसी ने ये नाम सुना है आज तक? पर्मियन एक्सटिंक्शन क्या है? पर्मियन पीरियड भी एक पीरियड माना जाता है जब हम इसे काउंट करते हैं, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक करके जब काउंट करते हैं। जी सर, ज्योग्राफी में दिया है सर। ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जरूर जानते होंगे आपका, और नहीं है तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ जरूर लीजिएगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक पीरियड आया है पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड में ही इस सृष्टि के 97% स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ था। 97% ऑफ द ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज खत्म हो गई, और खत्म भी कोई एक दिन के लिए नहीं हुई थी। पर्मियन एक्सटिंक्शन लगभग 2 से 2.5 करोड़ साल तक चला। लेकिन वो जो 3% स्पीशीज बची हुई थी, उन्हें ये अच्छा मौका मिला और उन्होंने पूरे ग्लोब को कवर कर दिया। उसमें नई वेराइटी आ गई। पर्मियन एक्सटिंक्शन ही वो एक्सटिंक्शन है जो ये जो डायनासोर का जुरासिक एक्सटिंक्शन है, इससे बड़ा एक्सटिंक्शन था। टोटल अब तक जितने एक्सटिंक्शन हुए हैं, 4 या 5 हुए हैं, उनमें पर्मियन एक्सटिंक्शन वाज द मोस्ट डेडेड। तो सवाल यह है कि पर्मियन एक्सटिंक्शन का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं पर्मियन एक्सटिंक्शन का जिक्र कि पर्मियन एक्सटिंक्शन की तरह ही उस पीरियड में भी कार्बन का कंटेंट बहुत बड़ा था। 95% लगभग मैरीन स्पीशीज और 70% टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के आसपास खत्म हो गई। जो मैंने पढ़ा है वो लगभग 97 तक पढ़ा है। इसको अर्थ का बिगेस्ट मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है, और ये लगभग 2.5 बिलियन साल पहले हुआ है। 2.5 बिलियन का 252 मिलियन साल पहले। कितना हो गया भाई? 252 मिलियन का 25, 252 मिलियन बराबर कितने बिलियन? वो 10 का होता है ना। 25। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर थोड़ा। और इसे पर्मियन एक्सटिंक्शन को ग्रेट टाइम कहा जाता है। सर इसी टाइम अप्लेसियन पर्वत वगैरह इसी टाइम बने पर्मियन कल्प में। चलिए, मैंने एक क्लू दे दिया। अब आप जो है इसे ढूंढिएगा अच्छे से। और ये पर्मियन एक्सटिंक्शन हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के कारण।
तो ग्लोबल वार्मिंग कोई एक पहली बार थोड़े हो रही है। पर्मियन ट्रेसिक एक्सटिंक्शन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग इसका बेसिक रीजन। अर्थ बहुत भयंकर तरीके से गर्म हो गई। 252 मिलियन साल पहले। आज इसके बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं देखने को। मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ आपके साथ। आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। तो सवाल होता है कि अर्थ पे कई बार ऐसे फेजेज आए जब कार्बन एक लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जो पिछले 500 सालों में टेक्नोलॉजी के कारण नित नई चीजें आई। आज अपने चारों तरफ देखिए, आपको जितनी चीजें मैन मेड लगती हैं उनमें से 70-80% टेक्नोलॉजी की उपज है। तो क्या हुआ, अब वो चीजें एक समाज के वर्ग से हट करके, अब देखिए इसी बीच में दो चीजों का विकास होता है। टेक्नोलॉजी का विकास होने के साथ साथ उसका अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की जितनी ग्रोथ पिछले 500 सालों में हुई है उतनी पिछले 50,000 सालों में नहीं हुई। उससे पहले दुनिया की पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की तो मुझे पता है, एज ए हिस्ट्री का स्टूडेंट मैं जानता हूं कि शाहजहां के जमाने में 12 करोड़ थी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन। ऐसा मैंने इतिहास की लिखित किताबों में पढ़ा। तो मैं ये मान लूं कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन लगभग 50 करोड़ नहीं होगी। जी सर। शाहजहां का पीरियड क्या था? का पीरियड वही था 1605 से लेकर 1627-28 तक। यही पीरियड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। साइंस के इन्वेंशंस बनने शुरू हुए, औद्योगिक क्रांति इसी पीरियड से आनी शुरू हुई। तो इसी पीरियड में जो औद्योगिक क्रांति के समय ही पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पॉपुलेशन बढ़ने का भी एक कारण था कि पहले एवरेज लाइफ भी कम होती थी और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती थी नेचुरल कारणों से। आज आपने साइंस के डेवलपमेंट से इतने सारे कारण पैदा कर दिए हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल बहुत आसान हो गया है धरती पर। क्योंकि नेचर तो बहुत क्रूअल है, वो सर्वाइवल किसी को नहीं करने देती। तो पिछले 500 सालों में, 400 सालों में पॉपुलेशन बढ़ी एक एस्पेक्ट में, और उसकी पूर्ति के लिए जितनी भी चीजें बनी थी साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, उनका मास प्रोडक्शन स्टार्ट। ये कंसेप्ट की पंच लाइन। भाई आप 2 मोबाइल बना रहे हैं समझ में आता है, आप 2 करोड़ मोबाइल बना रहे हैं ये समझ में नहीं आता। आप वस्त्र बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे घी बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी चीज बनाने की फैक्ट्री हो, जो भी चीजें ह्यूमन मेड है उनका मास प्रोडक्शन, मतलब उसी का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी चीज का जब आप बड़े दिलचस्पी कहते हैं, तो मास प्रोडक्शन से क्या हुआ कि आपको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी या तो नेचुरल सोर्सेज से आए। नेचुरल सोर्स की एनर्जी क्या थी? बैलगाड़ी। और फॉसिल फ्यूल की एनर्जी क्या थी? मोटर गाड़ी। तो इसी डेवलपमेंट में हमने फॉसिल फ्यूल खोला, फॉसिल फ्यूल का उपयोग सीखा, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग सीखी, उसकी ताकत हमें समझ में आई। और ऐसे ही एल्फ्रेड डीजल जैसे आविष्कारकों ने डीजल का इंजन बना दिया। अगर डीजल का इंजन ना होता तो जो फॉसिल फ्यूल है उसकी उपयोगिता ही क्या थी? कुछ नहीं, वो तो करोड़ों सालों से मौजूद है आपके पास, बिना इंजन के बेकार है। तो ऐसे मैं तो एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही अथाह चीजें बनी हर क्षेत्र में उपयोग, और उनमें फॉसिल फ्यूल का उपयोग होने लगा। उनमें नई नई, हर एक चीज में एनर्जी तो चाहिए,
सन की एनर्जी तो केवल फोटोसिंथेसिस के लिए है। नेचर ने तो फोटोसिंथेसिस के लिए बनाई और आपके लिए बनाई है। सन एनर्जी का उपयोग आपने कोई फोटोवोल्टिक, ये तो आपका इन्वेंशन है कि आपने फोटोवोल्टिक सेल बनाया और उससे एनर्जी को, फोटोन्स को ट्रैप कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। बाद में उसका मास प्रोडक्शन हो गया, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। तो भाई इससे हम इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। तो मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि अर्थ की हिस्ट्री में कार्बन पॉजिटिविटी नेगेटिविटी चलती रही है, लेकिन पॉजिटिविटी पिछले 500 सालों में बहुत तेजी से बढ़ रही है और इधर पिछले 100 सालों में तो और तेजी से बढ़ी है। पिछले 500 सालों में बढ़ी होगी 30%, इधर 100 सालों में बढ़ गई 70%। और ये राइस ग्राफ बिल्कुल जे शेप में कर रहा है, जैसे जे की आकृति होती है, बिल्कुल सीधे जा रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग पर्मियन पीरियड में करोड़ों साल में हो पाई थी, वो काम हम 1000 साल में कर देंगे। यही गति रही तो 200-300 सालों में कर देंगे। इसलिए जितने वैज्ञानिक हैं उन सबका ओपिनियन ये है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। कार्बन इसका मेजर कारण है और एंथ्रोपोजेनिक मेजर्स से कारण है। नेचुरल वे में तो कार्बन निकलता ही है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब क्या कार्बन नहीं निकलता? धूमकेतु जब अर्थ पे गिरा था, जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था, तभी तो पूरे अर्थ पे बादल छा गए थे, तभी कार्बन निकला था। बट नाउ जो कार्बन निकल रहा है वो आपके कर्मों के कारण निकल रहा है। तो ये इसका मोटा मोटा कंसेप्ट है। आपको अपने आंसर को इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए डिजाइन और ड्राफ्ट करना है। इन फैक्ट्स का इतना उपयोग तो नहीं करना जितना मैंने बताया, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। एक एक दो लाइन इनका देना है। और कार्बन नेगेटिविटी भी कोई एम नहीं है हमारा, कार्बन बैलेंसिंग हमारा एम। कार्बन नेगेटिव तो कभी, अलका ने बिल्कुल सही बताया कि कार्बन नेगेटिविटी तो कभी होती नहीं, जरूरत भी नहीं होती, हो भी नहीं सकती। अर्थ में कार्बन खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले तो प्लांट और हम सब खत्म हो जाएंगे। अब जो आपने आंसर लिखा, कार्बन न्यूट्रलिटी का डिफाइन कर दीजिए और कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव नेशन द्वारा जो है उपाय किए जा रहे हैं। कार्बन पॉजिटिव नेशन में मेजॉरिटी में आप इसे डिवाइड करिए। जो कार्बन पॉजिटिव वाले, जनरली कार्बन पॉजिटिव वाले विकासशील देश, जिनका विकास नहीं हो पाया वही कार्बन ज्यादा फूंक रहे। वो ये कहते हैं कि हमारी आबादी को खिलाने के लिए हमें जरूरत है। हम अगर कार्बन मॉनिटरिंग करने लगेंगे तो हमारी तो इंडस्ट्री बैठ जाएंगी। सहारनपुर में पेपर मिल है, मुजफ्फरनगर में पेपर मिल है, दिन भर धुआं छोड़ते हो। अगर कार्बन है तो आपका पेपर ही बंद हो जाएगा ना। शुगर मिल से निकलता है, आपका चीनी बनना बंद हो जाएगा। पूरे मुजफ्फरनगर में तैनात रहा हूं, पूरे में शुगर मिल है। और तो और हमारे यहाँ कुछ लोग ट्रैक्टर चलाते, उनका ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। तो कार्बन नेगेटिविटी जो बाद में आ जाएगी वो आपके दिमाग की पॉजिटिविटी दूर पहले कर देंगे। और कहेंगे आप ज्यादा पढ़ गए। कहने का तात्पर्य है कि कार्बन का उत्सर्जन विकासशील देशों में उनकी जनता को एक क्वालिटी लाइफ दिए जाने के लिए जरूरी है। हाँ, एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में पहले नहीं था कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि भाई पहले हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं। कार्बन नेगेटिव उस सूरत में हो सकते हैं विकासशील देश जब वो पुनः बैलगाड़ी के युग में पहुंचना चाहे, अदरवाइज तो नहीं हो सकते। हाँ, प्रयास किए जा सकते हैं कार्बन पॉजिटिविटी को कम करने, और वो प्रयास भी विकासशील देश 50 साल से कम में तो पूरा नहीं कर सकते। और उनमें विकासशील देशों में एक देश और है जिसे कुछ लोग विकसित कहते हैं, कुछ विकासशील कहते हैं, चीन। वो उनकी बातों को ही नहीं मानता। अब आप कहेंगे साहब पाकिस्तान माने न माने क्या फर्क है, वहां तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं। वो तो मुझे लग रहा है कार्बन नेगेटिव में होगा।
पता नहीं किसी कंट्री की किसी ने भेजी, गधे पे बैठ के जो है उसका छिड़काव हो रहा है, वो कार्बन नेगेटिव भी होगा। गधे पे बैठ के अगर छिड़काव हो रहा है इसमें तो कार्बन नेगेटिव भी होगा। वो तो आदिम जीवन जी रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी कार्बन न्यूट्रलिटी की बनाई है, जो उनके उपयोग में आ रही है, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी सस्ती मौजूद है विकासशील देशों के लिए, जो कार्बन भले ज्यादा निकालती हो लेकिन सस्ती है। तो या तो वो टेक्नोलॉजी मिले सब्सिडी पे या कम दामों पे। अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है तो फिर यथार्थ यही है कि कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत कठिन चीज है। मेरे ख्याल से इस आंसर पर अब आप किसी को ऐड करना हो, आंसर में हमें यही लिखना है, कार्बन पॉजिटिव देशों के उपाय, नेगेटिव देशों के उपाय। और इसमें मेजर टॉप 3 कंट्रीज को हमें शामिल करना है। तो कार्बन पॉजिटिव टॉप 3 में चाइना और इंडिया को जरूर शामिल करिएगा। मेरे ख्याल से इसकी रैंकिंग में इंडिया चाइना है या नहीं है? कौन सी रैंकिंग में पॉजिटिव में? बताओ भाई। एनीवन? तो चाइना शायद दूसरे पे और हिंदुस्तान चौथे पे शायद। और पहले पे कौन महाबली है? तो चाइना ही प्रथम पे है, 37% वही कार्बन क्रेडिट उत्पादन करता है। पहले में ब्राजील है क्या? लगता नहीं मुझे ब्राजील में। प्रथम पे चाइना ही है, 37% वही करता है चाइना। दूसरे पे दूसरे अमेरिका होगा सर। हाँ सर, यस सर, दूसरे अमेरिका। चाइना, अमेरिका, चौथे पर इंडिया है सर। उन पे तो ताइवान की तरह लड़ाओ मामला। तू कम कर पहले, तू कम कर। सर लड़ाई तो ऐसी बात की है दोनों की, अमेरिका और की चाइना की। ताइवान वाले मुद्दे की बात कर रहे हो, कार्बन वाले की? कार्बन वाले की सर, कार्बन वाला मुद्दा जो है चाइना अमेरिका से यही कहता है कि आप कम करिए। हिंदुस्तान कितने नंबर पे है? सर 4th रैंक इसकी जो है। चौथे? जी सर जी। तो ये प्रमाण है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत आगे है। सर क्योंकि विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन उन्हीं कंट्रीज में आगे है जिनमें औद्योगिकरण हो रहा है। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे पे ही भारत है। प्रथम पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे भारत, चौथे पे रूस, फिर पांचवें जापान। चाइना करता है 39% और यूएसए 16, भारत 7, रूस 5। इतने परसेंट पे करती है कार्बन क्रेडिट। अच्छा, नेगेटिव वाले ऐसे होंगे फिनलैंड, स्वीडन वाले जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं, छोटे छोटे कंट्री हैं। जी सर, सबसे कम फिनलैंड ही है। अमेरिका के बराबर तो आबादी है उसकी केवल। मुझे नहीं लगता 5-7 लाख से ज्यादा आबादी होगी फिनलैंड की। हो सकता है 10-20 लाख हो, इससे ज्यादा नहीं होगी। भाई कंजम्पशन तो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है ना। जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है कंजम्पशन ज्यादा होगा। नाम लिखने से थोड़ी हो जाता है। एक कंट्री है बड़ा बड़ा, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, कंजम्पशन कम होगा ही होगा। मेरे ख्याल से हम इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं या नहीं? यस सर। आप लोग सब समझ चुके हैं? यस सर। जी सर। इसे जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सबके एंगल से समझ चुके? सारे एंगल समझ में आ गए? जी सर। सर 4 विषय इससे जुड़े हुए हैं। जियोलॉजी जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी जुड़ा हुआ है और ज्योग्राफी। 5 विषय जुड़े हुए हैं।
अगला सवाल और देखते हैं। फिर आज की क्लास बंद करेंगे, कल करेंगे। लाइटनिंग के कारणों को इंगित करते हुए इसके संभावित खतरों का वर्णन करिए। ये यूपीएससी का सवाल है। लाइटनिंग, इसमें सबसे पहले तो आप लाइटनिंग को डिफाइन कर दीजिए और लाइटनिंग के खतरे क्या हैं। यूपीएससी ने मेंस में बहुत आसान सवाल दिया है। आप लोगों को नहीं लगता कि कितना सरल सवाल है? जो बिजली चमकती है आकाश में, उसके कारणों को इंगित करते हुए खतरों का वर्णन करिए। कक्षा 10 की किताब में दे रखा है कि लाइटनिंग के कारण क्या है, डीआर खुल्लर में, 10 में या 11 में। और इसके खतरे भी उसी में दे रखे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कॉमन से खतरे हर एक को पता है, बचपन से सीखते हैं। मेरी बात से सहमत है या नहीं? जी सर। जी सर। अब आप मुझे बताएं कि क्या इस आंसर को बताने की आवश्यकता है या आप लोग स्वयं लिख लेंगे? बताएं। हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तो क्या मैं आप 19, 20 जितने 21, 22 लोग थे, जिनसे उम्मीद करूं कि इन 3 आंसरों को कल तक लिख लेंगे? जी सर। क्या पढ़ता हूं? मुझे हर एक, मैं अपना वो आगे कर दिया है। अब आप बताओ एक एक करके। अलका, भारत, गौरव, हरिओम, हिमांशु, ज्वाला चौहान, अमर प्रकाश, क्या आप ये तीनों आंसर फ्रेम कर पाएंगे? आंसर फ्रेम करने में कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ेगी बुक्स की या फिर नेट की, क्योंकि मेरा सिर्फ पॉलिटी सेक्शन खत्म हो पाया मेरे से, और मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है चीजों को पढ़ते हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ेगी। नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं है। हेल्प खूब लीजिए, इंटरनेट की खूब हेल्प लीजिए, किताब की खूब हेल्प लीजिए। मेरा उद्देश्य आपको कंसेप्ट समझाना था। कंसेप्ट आपकी समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट और फैक्ट और उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और उन्हें किस तरह से आलू गोभी की सब्जी से एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि कैसे आपको अलग अलग खेत में हुई पैदावार को एक जगह बनाना है। भारत, गौतम, गौरव, गोविंद यादव, हरिओम, हिमांशु, ज्वाला, कमल, कृष्णा, नूतन। हो जाएगा सर, हो जाएगा। जी सर। जी सर। जी सर, बिल्कुल। पूनम पाठक, प्रतीक्षा, राहुल, शिवम, दोनों, वैभव पाठक, संजीव परिहार। जी सर, करने की कोशिश करेंगे सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। आंसर फ्रेमिंग महत्वपूर्ण है, हेल्प महत्वपूर्ण नहीं है। हेल्प तो लेनी पड़ेगी, वो तो हमेशा आंसर ऐसे ही बनाइए, इंटरनेट पे देख करके, पढ़ करके। उससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1 तो आप इस विषय को खंगा लेंगे। नंबर 2 अपने 2 घंटे देंगे, वो महत्वपूर्ण है। नंबर 3 आप में आंसर राइटिंग की कैपेसिटी डेवलप हो। भाई अगर किसी को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, उसे आंसर राइटिंग तो आनी चाहिए। यस सर। अदरवाइज वो दूसरा ग्रुप भी मैंने रेडी कर दिया है। आप इधर में से जो सिलेक्ट करेंगे उन्हें मैं वहां दूसरे का ऑप्शन दे दूंगा, डीआई और हिंदी वाली क्लासों में। तो पेट का अपना एग्जाम था भैया, अपना टाइम खोटी कर रहेगा, हमारा टाइम खोटी कर रहेगा। उनके लिए एसडीएम बनने का अवसर के बजाय पहले लेखपाल बने, फिर वो प्रमोशन लेंगे, 20 साल में एसडीएम हो जाएंगे। क्या दिक्कत? तो आप लोग, मैं मानूं कि सभी लोग मुतमईन है कि आप आंसर राइटिंग करेंगे या नहीं? सर कल तक लिख लेंगे। तो मुझे जी सर। जी सर। कल शाम तक सब ग्रुप पर डाल देंगे अपने अपने आंसर। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। हमारे यहाँ पुलिस में इलेक्शन कराने से पहले एसपी पूछता है, ऐसे किसी को लगता है कि तू नहीं करा पाएगा, इंस्पेक्टर से पूछता है कि तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, तू छोड़कर चला जा थाना में।
बाद में भाग जाए, पब्लिक दौड़ा ले, इससे बढ़िया है कि तू अभी निकल जाए। तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी को शक शुबा हो तो अभी निकल लो भाई। कोई शक शुबा तो नहीं है? नो सर। मतलब कल युद्ध के मैदान से रात में भाग खड़े हुए भारत गौतम, कोई शक शुबा तो नहीं है? राहुल भारद्वाज, कोई शक शुबा तो नहीं है? सर नो सर, नो सर। तो कल शाम को क्लास होने से पहले ये कितने बजे तक आ जाएंगे? 6 बजे तक? जी सर। जी सर। टीवी लिखने हैं। जी सर। जी सर। मैं बस इतना बता दे रहा हूँ, इनकी वर्ल्ड लिमिट क्या है। जो कार्बन डेटिंग वाला, ये भी 15 नंबर का है, तो मैंने उस दिन पहली मीटिंग में गिना दिया था कि 15 नंबर वाला कितने में करना है। लगभग 225 शब्द। महाद्वीपों का वर्षण, ये 300 शब्द। और लाइटनिंग लगभग 225 शब्द। 225 225 और 300, यानी कि 200 200 400 450 300 750 शब्द हैं। 750 सर। बस 750 शब्द लिखने हैं। तो ठीक है, अब कल क्लास तभी होगी जब आप जो है सारे लिख के डालेंगे। जी सर। आप सब कह रहे हैं कि हम लिख डालेंगे, वैसे मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा। यस सर। मुझे 1997-98 में राजकुमार संतोषी की एक फिल्म थी, उस फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। वैसे वो तुम्हारे बारे में फिट नहीं बैठता। उसमें ममता कुलकर्णी और कई हीरोइन थी, और क्या था वो, उसमें डाकू का नाम था जगीरा। उसमें वो रिटायर्ड कुछ फौजियों को लेकर लड़ने के लिए आता, तो जगीरा कहता कि सुना है, क्या कहता, हाँ सुना है ठाकुर ने हमारे लिए बूढ़ों की फौज बनाई है। तो ऐसा बोले, आधे तो मेरी धार से भाग खड़े होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 19 में से जो 9 भाग खड़े हो कल शाम तक। मैं चलो भैया जान बची हो लाखों पाए। कुछ ऐसा तो नहीं है? संजीव परिहार, आप बताओ। नहीं सर, नहीं सर, शाम तक आ जाएंगे सर हम। मैं नाम भूल गया उस फिल्म का, उसका बड़ा फेमस डायलॉग, चाइना गेट। चाइना गेट, चाइना गेट नाम था। चाइना गेट, चाइना गेट उसी में था। मैंने बहुत देखी वो मूवी, 97 या 98 में आई थी। वो कहने का मतलब ये है कि आप लिखिए, आंसर राइटिंग करिए, तभी आप लोग 19 20 25 जितने लोग हैं इस ग्रुप में, जो सीरियस केवल उन्हीं को रखूंगा। 20 25 30, भले ही 20 रहे 25 रहे 30 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आंसर राइटिंग लिखने की प्रोडक्ट होने का, और कोई बहुत कठिन एग्जाम भी नहीं है। ठीक है, ओके, गुड लक।